हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का। सारे थ्योरी के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कंप्लीट वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। कि जब किसी फर्म के बिजनेस ऑपरेशंस कंप्लीटली बंद कर दिए जाएं तो उसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब डिसोल्यूशन होता है तो सारे पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप रहता है, जो बिजनेस रिलेशन रहता है उनके बीच का, वो भी खत्म हो जाता है। फर्म के सारे असेट्स बेच दिए जाते हैं एंड लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है एंड जो बैलेंस रहता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। डिसोल्यूशन होने के बाद में फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? एक स्पेशल अकाउंट होता है जो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर इसके लिए करते हैं ताकि फर्म का प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई किया जा सके। सारे असेट्स, सिर्फ कैश और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के और पार्टनर्स के कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे असेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है डेबिट साइड में एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड में। देन जो डिफरेंस आता है इन दोनों का उसको प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, जो कि रियलाइजेशन पे आएगा और फिर उसको पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टेट एनी थ्री सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन सी ऐसी तीन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है? फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म may be dissolved in the following cases. First point, mutually agree to dissolve means पार्टनर खुद आपस में एग्री कर रहे हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, मीन्स दे themselves wants to close the business. एंड सेकेंड पॉइंट, जब फर्म किसी स्पेसिफिक पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, मीन्स फर्म जब बनाई गई थी, पार्टनरशिप जब की गई थी तो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था उसका एंड देन वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में फर्म को वाइंड अप किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हु बियर्स द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? सो जनरली रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो फर्म ही बियर करती है एंड रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर रहता है और वो बोलता है कि वो इन एक्सपेंसेस को बियर करेगा फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट। और सपोज ए एक पार्टनर है जिसने बोला कि वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को बियर करेगा, तो फर्म उसको पे कर देगी। सपोज रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हो रहा है 1500 और ए ने ये काम कर लिया है सिर्फ 1200 में, देन ए कैन सेव 300 रुपीज और 1500 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था लेकिन एक्चुअली में वो हुआ 2000 में। इन सच केस ए को 500 रुपीज का लॉस हो जाएगा। सो इफ एक्सपेंसेस आर लेस देन एग्रीड अमाउंट द पार्टनर गेन, इफ हायर ही मस्ट पे एक्सेस हिमसेल्फ। तो ज्यादा अगर आ जाएगा तो पार्टनर को पे करना पड़ेगा, अगर कम रहेगा सो ही कैन सेव सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the accounting treatment of unrecorded assets and liabilities at the time of dissolution। कि उन अकाउंट्स, उन असेट्स का या लाइबिलिटीज का जिनको फर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया है उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो काफी सिंपल सी चीज है ये कि जब भी फर्म के कोई असेट्स अगर अनरिकॉर्डेड रहेंगे या लाइबिलिटीज जो अनरिकॉर्डेड रहेंगी उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड assets are recorded which were not appearing in the books but still belong to the firm, like क्या क्या हो सकते हैं, old typewriter या फिर furniture। when such asset is sold, जब इन assets को बेचा जाता है at the time of dissolution, जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसको क्रेडिट किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में एंड जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं उन ऑब्लिगेशंस को जिनको रिकॉर्ड हमने नहीं किया है उनको पे किया जाता है और अमाउंट को डेबिट किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि फर्म को जो वाइंडिंग अप के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो सही सही कैलकुलेट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म?
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट्स इन एंड ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट फर्म के सारे बिजनेसेस या उसके ऑपरेशन क्लोज हो जाते हैं, सारे असेट्स को बेच दिया जाता है, आर सोल्ड टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। थर्ड पॉइंट, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है। द पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ये खत्म हो जाता है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो इस तरह से आप आंसर को पॉइंट वाइज भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्या क्या होता है डिसोल्यूशन के इफेक्ट, क्या क्या है? सबसे पहला इफेक्ट ये होता है कि फर्म के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, सारे एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, एंड पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप रहता है वो खत्म हो जाता है। देन सारे अकाउंट्स को, बुक्स जो जितने भी रहती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको क्लोज कर दिया जाता है। देन इसके बाद में ये जो फर्म है जिसका डिसोल्यूशन हुआ है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दिस इज द लीगल बाउंडेशन कि डिसोल्यूशन होने के बाद में द फर्म कैन नॉट एंटर इनटू एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिन्यू ट्रेडिंग। द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द फर्म लीगली सीज टू एग्जिस्ट। एंड उसके बाद में फर्म को कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस टाइम पे पेमेंट किस किस तरह किया जाता है। सो ये मेंशन है अकाउंटिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 48 में। एंड ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट के। सो यू शुड रिमेंबर दिस सेक्शन 48। तो सबसे पहले क्या होगा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। देन आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है। फिर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे के रखा हुआ है तो उसको पे ऑफ किया जाएगा। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लास्ट में पे किया जाता है। इफ कैश इज इनसफिशियंट, कि अगर इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए कैश सफिशियंट नहीं होता है, देन पार्टनर मस्ट कंट्रीब्यूट फ्रॉम अ पर्सनल असेट। तो पार्टनर को अपने पर्सनल असेट्स का यूज करके इन लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन सेकंड चैप्टर। इन केस एनी पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मींस ही इज अनेबल टू पे एनी डेट, देन रिमेनिंग पार्टनर्स को उसकी डिफिशियंसी को पूरा करना पड़ेगा। और ये कहां पर दिया हुआ है, गार्नर मूरे रूल के अंदर। सो अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है, रूल का नाम आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो दिस इज 3 स्टार क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है मींस पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होता है, और हो सकता है पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा हो, या पार्टनर की डेथ हो गई हो, या किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा रहा हो। वेरेज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है कि फर्म कंप्लीटली क्लोज हो जाती है और फर्म के सारे बिजनेसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो फर्म है उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा एंड पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। वेरेज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जा चुका है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा उस टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। वेरेज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया जाता है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप कंटिन्यू रह सकती है इन ए न्यू फॉर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में फर्म कंप्लीटली बंद हो जाती है। लीगल स्टेटस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो एग्रीमेंट रहता है वो चेंज हो जाता है, वेरेज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में फर्म का जो एग्जिस्टेंस है वही लीगली खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, बाकी नए तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। स्टेट द रूल अंडर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू क्लोज द अकाउंट्स व्हेन अ फर्म डिसॉल्व्ड, और हाउ आर अकाउंट सेटल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सॉरी, सो वही वाले पॉइंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। दैट इज द रीजन आई मेंशनड इट हियर।
सबसे पहले क्या होगा, द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन, तो सेक्शन 48 में क्वेश्चन में भी देख के रखा हुआ है क्या क्या होता है इसके अंदर। लॉसेस फर्स्ट including capital efficiency are paid first out of profit, then out of capital, and then finally by partners individually in their profit sharing ratio. So in case अगर कोई डेट है, कोई लोन है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, तो पहले उनको पे आउट किया जाएगा, पहले प्रॉफिट में से देंगे, फिर अगर वो कम रहा तो कैपिटल में से दिया जाएगा, एंड देन उसके बाद में और भी कम पड़ा तो पार्टनर्स अपने पर्सनल असेट्स का यूज करके उसको पे ऑफ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, द फर्म्स असेट्स आर अप्लाइड इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले उनको फर्म के जो असेट्स है उनका यूज आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पे करने के लिए किया जाएगा। देन जो लोन्स हैं, एडवांसेस हैं जो पार्टनर ने दे रखा है फर्म को उसके लिए, एंड देन कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को पे आउट करने के लिए, एंड अगर कुछ बचता है देन द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, एक्सप्लेन। अगेन 3 स्टार क्वेश्चन। सो देयर आर सम केसेस और सर्कमस्टांसेस जहां पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी फर्म को कि उसको बिजनेसेस बंद, उसका बिजनेस जो है, उसकी फर्म जो है उसको बंद करना रहेगी। कब कब हो सकता है? रीजंस में इंक्लूड अ पार्टनर्स परमानेंट इनकैपेसिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, misconduct, or if the firm suffers continuous losses, the court ensure justice to all partners and protect their interest by ending such unworkable partnership. Means कोई एक ऐसी बिजनेस है या एक ऐसा फर्म है जहां पर कोई पार्टनर है जो मेंटली किसी इलनेस से सफर कर रहा है, या फिर फर्म कंटिन्यूसली लॉस में है, या फिर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है किसी भी काम को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा काम हो गया है दैट शुड नॉट बी डन, कोई मिसकंडक्ट होता है। इन सच केसेस पार्टनर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कोर्ट फर्म को बंद करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। कुछ बुलेट पॉइंट्स, जब कोई पार्टनर इंसेन हो जाए, या फिर फर्म का कोई जो पार्टनर है वो हैंडीकैप हो जाए, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए उसको, पार्टनर विलफुली ब्रीचेस द एग्रीमेंट, कोई पार्टनर जानबूझकर जो उनका एग्रीमेंट है उसको तोड़ता है, इन सच केस कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस रेगुलरली इन द फर्म, जो फर्म चल रही है उसमें लॉस का होने का चांस फ्यूचर में भी, अभी भी लॉस हो रहा है और फ्यूचर में भी वो लॉस होता रहेगा। एंड देन ऑन एनी अदर रीजन फॉर विच द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, मींस इनके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं जहां पर कोर्ट को लगता है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाना चाहिए, देन court can pass an order. Next question, difference between realization account and revaluation account. Again this is 3 star. So realization account prepare किया जाता है at the time of dissolution of partnership firm, जबकि revaluation account prepare किया जाता है at the time of reconstitution of partnership firm. इसका पर्पस क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना, वेरेज रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पर्पस है वो ये होता है कि जो असेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज हैं उनको उनकी वैल्यू के ऊपर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में शो करना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रियलाइजेशन अकाउंट में एक्चुअल सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को शो किया जाता है, वेरेज रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू को विथ कंपैरिजन विथ बुक वैल्यू से मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक असेट जो पहले 1 लाख का था, अभी उसकी वैल्यू अगर 1,10,000 हो गई है तो रिवैल्यूएशन में अपन इसको 10,000 से ही मेंशन करते हैं। देन इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस कम्स टू एन एंड, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट बनता है, उसके बाद में डिसोल्यूशन अकाउंट बंद, उसके बाद में फर्म बंद हो जाती है, वेरेज रिवैल्यूएशन के बाद में फर्म का ऑपरेशन जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है। प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, या फिर आप अलग अलग लिखना चाहें तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सो रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रियलाइजेशन के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वेरेज रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, बट कैन बी प्रिपेयर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए फर्म।
जबकि इसको एक ही बार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व। ऐसी कंडीशन जहां पर फर्म को कंपल्सरी हो जाता है कि वो डिसॉल्व की जाए। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन है। फर्स्ट थिंग, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अगर फर्म के सारे पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इन सच केस फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। अनलॉफुल बिजनेस, अगर बिजनेस किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है, अनलॉफुल है, देन उसको बंद किया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाएगा। कंपलसरी बाय लॉ, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस को लीगली आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, सच एज कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और बैन ऑन द प्रोडक्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है, इन सच केस परमानेंटली बिजनेस बंद हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, जब सिटीजन्स किसी भी एनिमी नेशन के पार्टनर हो किसी फर्म के साथ में, देन जैसे मान लो वॉर का टाइम रहता है, एट दैट टाइम अगर कोई एनिमिनेशन है उसके साथ में कोई पार्टनरशिप रहता है, तो वो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। जो मुझे ज़्यादा जरूरी लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उस पर मैंने 3 स्टार लगाया है। गो थ्रू कीजिएगा इसको। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब द चैनल।